चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? मैं जो भूगोल का सीरीज चला रहा था बिहार शिक्षक बहाली के लिए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं दक्षिण भारत की नदियां। देख रहे हो ना, ये दक्षिण भारत की नदियों का मैप हम बना दिए हैं कि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में और आप लोगों का क्या हो जाए, तैयारी भी अच्छे से हो जाए। और मैप आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? ऊपर वाला पार्ट हम क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं उस वाले वीडियो में, जो इसके पहले वाला वीडियो बनाए थे जिसमें हिमालयी नदियां पढ़ाए थे, जिसमें सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी तंत्र था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था और गंगा नदी तंत्र था। तो उसमें जो मैप बनाया गया था वो उत्तरी भारत का बनाया गया था, ऊपर वाला। और इसमें क्या किया गया, नीचे बनाया गया है। अगर पूरा बनाते तो इतना क्लियर हमारा मैप नहीं आ पाता। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि OMR सीट आप लोगों का जारी हो चुका है बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी जारी हो चुका है, आप लोग जान चुके होंगे, देख लिए होंगे। तो आप कोशिश ये करें कि एक प्रैक्टिस सेट ले लें जिसमें जो OMR सीट जारी किया गया है ना, वैसा ही प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हो गया है। चाहे आप प्लेटफॉर्म का ले लें, चाहे किरण का ले लें, जिसका भी आ रहा है ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको आप अब कम से कम हफ्ते में 2 या 3 सेट लगाइए, और वैसे प्रेशर बना के लगाइएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। बात समझ में आ रही है ना? जैसे ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हो, कोई बुला दिया आप चले गए। पूरे दिन में हम 2 घंटे का पेपर कर रहे हैं, 1.5 घंटे का पेपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जिस टाइम पे बैठना है आपको अलार्म लगा लेना है। ठीक है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो कि जितना टाइम पेपर में दिया था उतना ही टाइम हम लेंगे, और पेपर तब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितना टाइम लोगे इस समय पेपर में, उससे 10 मिनट कम ही मिलेगा एग्जाम में। इसलिए कहीं सिग्नेचर करना होता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, फोटो खिंचवाना होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो वहाँ 10 मिनट कम ही मिलेगा आपको। तो कोशिश ये करो कि अगर टाइमिंग आपका 2 घंटे का है तो आप स्टॉप वॉच लगाओ 2 घंटे में 10 मिनट कम का, मतलब 1 घंटा 50 मिनट का स्टॉप वॉच लगाओ। उतना ही हमको करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। क्लियर है? दूसरा चीज़, आप देखे होंगे कि 5 ऑप्शन दे रहा है, 5 ऑप्शन। तो इस 5 ऑप्शन में जब देगा तो लास्ट ऑप्शन जो होगा ई ऑप्शन, इसका मतलब होता है नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव ऑब्लिक दे देगा, मतलब या मोर देन वन, मोर देन वन। इसका मतलब होता है कि ऊपर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर जो मान लो ये पूछ दे कि भगवान राम के पिता का नाम क्या था और 4 लोगों का नाम दे दे। ठीक है, और उसमें ये कहे कि ई ऑप्शन ये कहेगा कि चारों ऊपर दिया गया है ना, उसमें से कोई उनका पिता नहीं है, तो हो सकता है भाई दशरथ जी का नाम ही ना दिया उसमें। दूसरा ये कहे मोर देन वन, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से रखिएगा। दूसरा चीज, ई ऑप्शन के बाद कह रहा है कि 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। क्या रहेगा वो? 1/4 माइनस मार्किंग, अर्थात एक क्वेश्चन आपका सही गलत हो जाएगा जब 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो एक आपका सही वाला क्वेश्चन को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। तो ये ध्यान रख के प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि नंबर ज़्यादा आए, ये प्रयास मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे गलत होने की पॉसिबिलिटी एकदम कम हो जाए। ठीक है? और अगर आप देख रहे हो, ग्रुप से हमारे जुड़े हुए हो, तो आप हमको व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर हम प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं तो हमारा इतना नंबर आ रहा है। और ये नंबर कितना आ रहा है बताने से पहले आप ये बता देना हमको कि कितना आपका सही हुआ था, कितना गलत हुआ था। गलत होने वाले क्वेश्चन की संभावना जितनी कम हो जाए उतनी अच्छी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना दक्षिण भारत की पठारी नदियों का अपवाह तंत्र और नदियों का उद्गम स्थल क्या क्या है, इसको देखते हैं। तो आपको जैसा पता होगा ये पूर्वी घाट है, भारत का क्या है वो पूर्वी घाट है, और ये भारत का पश्चिमी घाट है। तो सबसे पहले हम पश्चिमी घाट से स्टार्ट करते हैं कि इधर कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। वैसे नदियां अभी हम बहुत कम लिखे हैं, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखा गया है, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ये एक नदी है। ठीक है ना, ये एक नदी है, इस नदी का नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। लिख लेते हैं, लूनी नदी। ये नदी जो है लूनी नदी, यह अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से, ये पूरा अरावली पर्वत है, देखो ना ऐसे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से दोनों नदी निकल रही हैं। कौन कौन सी? लूनी नदी और ये साबरमती है। ये कौन सी है? साबरमती है, साबरमती। ठीक है ना, लूनी नदी और साबरमती दोनों नदियां कहां से निकल रही हैं? अरावली पर्वत से निकल रही हैं। तो ये लूनी नदी क्यों हम लिखे हैं? इसलिए कि यह कच्छ की खाड़ी में आते आते समाप्त हो जाती है।
कच्છી खाड़ी में आते क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मतलब एकमात्र ऐसी नदी भारत की है जो मुहाने तक नहीं पहुंचती है। मुहाने का मतलब हर आदमी का लक्ष्य होता है ना कि हमको कहाँ तक पहुंचना है। तो नदियों का लक्ष्य क्या होता है, ऊंचाई से चलना और गहराई पहुंचना, अर्थात सागर में मिलना है उनका लक्ष्य होता है। आप देखेंगे बहुत सारी कविताएं हैं, गाने हैं इस पे कि सागर तक मिलना है नदियों को, वही उनका मुहाना होता है, उन्हीं से मिलना होता है। लेकिन एकमात्र नदी जो है लूनी नदी, जो सागर से मिल ही नहीं पाती है और बीच में स्थल में क्या होता है, समाप्त हो जाती है। कहाँ समाप्त होती है दिखता नहीं है, दलदल हो जाता है और समाप्त हो जाती है किसमें, कच्છી खाड़ी के समीप आकर के, ठीक है ना। तो ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से। अच्छा, लूनी के जस्ट ऊपर ऐसा बना है, ये सांभर झील है। कौन सा झील है बाबू, सांभर झील है, सांभर झील। अब देखिए, खारे पानी का भारत का स्थल से चारों तरफ से कवर सबसे बड़ा मतलब झील कौन सा है, सांभर झील। ध्यान रखिएगा, खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो है चिल्का झील है, उड़ीसा में। देखो यहाँ पर दिखाए हैं, सबसे बड़ा झील कौन सा है, चिल्का झील है। लेकिन सांभर झील कहाँ पे आता है सर, सांभर झील वहां है जब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, मतलब चारों तरफ जमीन, बीच में एक झील और वो भी खारे पानी का। आप देखेंगे कि चारों तरफ से स्थल से जब घिरा रहता है तो वह झील मीठा पानी का झील होता है। लेकिन सांभर झील ऐसा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है लेकिन खारे पानी का है। तो स्थल से घिरा हुआ खारे पानी का झील सबसे बड़ा कौन सा, सांभर है। लेकिन खारे पानी का झील केवल कौन सा है, चिल्का है, ठीक है ना। चिल्का झील चूंकि एक तरफ से समुद्र से मतलब अरब सागर से जुड़ा हुआ है, अरब सागर है जी, तो बंगाली खाड़ी, बंगाली खाड़ी, ठीक है ना, बंगाली खाड़ी से जुड़ा हुआ है तो चिल्का झील हो गया। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो ये हो गया लूनी नदी। उसके बाद साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुने हो ना, महात्मा गांधी को इसी नदी के लिए कहते हैं। तो साबरमती ये कहां से निकलती है, तो ये अजमेर के पास से निकलती है। कहां से बाबू, अजमेर, लिख दें यहाँ पे, अजमेर, अजमेर, अजमेर के उदयपुर, उदयपुर जिला से, अजमेर के उदयपुर जिला से ये साबरमती नदी निकलती है और यह आ करके खंबात की खाड़ी में, देखो यहां से क्या क्या क्लियर हो जाएगा आपका, कच्छ खाड़ी कहां पे है आप जान गए, खंबात की खाड़ी कहां पे है जान गए। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन यहाँ पे, कच्छ की खाड़ी जो है किन जानवर के लिए मशहूर है, तो सॉरी, तो आप कहोगे गधों के लिए। किसके लिए, गधों के लिए। और ये कच्छ की खाड़ी का मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है ना, मैक्सिमम पार्ट क्या है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में गधों की संख्या ज्यादा हो गई, पास में बंटवारा हो रहा था तो गधे किधर चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए, ठीक है। और आप करेंट न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गधे संभाल रहे हैं। गधे क्यों संभाल रहे हैं, क्या संभाल रहे हैं, गधों का एक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है चाइना को, और उससे जो पैसा आ रहा है उससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं। बात समझ में आ रहा है। तो गधे जब मालिक हो जाएंगे तो गधों को बेच करके ही हम लोग क्या कर पाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था संभाल पाएंगे। तो ये पाकिस्तान का हाल है। तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में कौन सा जानवर ज्यादा पाया जाता है, गधे पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में देख रहे हो कि हमारी 4 नदियां आके गिर रही हैं। कौन कौन सी, साबरमती, इस नदी का क्या नाम है बाबू, माही नदी, माही, माही वे, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, माही नदी। अब महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं आप लोग कि ये मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हर फील्ड में महारथी हैं, ठीक है। तो माही के पास स्पेशलिटी है ना, तो यह इस माही के पास भी स्पेशलिटी है। क्या है, यह माही जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो ऐसे अगर हम कर्क रेखा को लेके जाए, ऐसे कर्क रेखा को, तो ये क्या करती है, 2 बार काटती है। देखो इधर ऐसे एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, मतलब ये राजस्थान में जाती है फिर नीचे आती है और तब जाकर के खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। कौन सी नदी, माही नदी। कहां से निकलती है, धार जिले से। कहां से वो, धार जिले से। तो धार जिले से निकल करके माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई आ करके खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो हम लोग देख लिए लूनी नदी, साबरमती और माही नदी। क्लियर है। अब चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नदी है नाम आप बता सकते हैं, इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है वो, नर्मदा, नर्मदा। तो नर्मदा कहां से निकलती है, नर्मदा और तापी। ये कौन सी नदी है बाबू, ये तापी है, तापी। तो आपको पहले बताया था कि नर्मदा और तापी नदियां अपने अपने भ्रंश घाटियों में बहती हैं, अपने अपने भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी क्या होता है आपको बताए थे हम, जैसे ये जमीन है, ये जमीन है हमारा, और अगर यहाँ पे जमीन धंस जाए दोनों तरफ से तो ये उठा हुआ पार्ट हो जाएगा, उठा हुआ पार्ट हो जाएगा। तो जो उठा हुआ पार्ट है वो पहाड़ है। अब अगर पहाड़ पे बारिश होगा तो किधर जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक है, या तो इधर या तो इधर जाएगा। तो भ्रंश घाटी, घाटी ये गहराई जो है क्या है, घाटी है। तो नदियां जब इधर अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है तो यहां से पानी घाटी में आ जाता है और इस साइड आ रहा है। देख रहे हो आप लोग,
जिस दिन नदियां आ रही हैं, देखो ये तो मान लो साबरमती, लूनी और माही को छोड़ दिया जाए तो इस साइड में इधर इधर इससे कट करो नीचे, तो आप देख रहे हो सारी नदियां किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं। कुछ नदियों को छोड़ दिया जाए बहुत छोटी, जैसे कौन सी नदियां होती हैं, मान लो कि ये हमारा भारत हो गया, ये भारत बना लिए, तो यहां पे आप देखोगे तो ये हमारी पश्चिमी घाट है, गहराई, ठीक है ना, पश्चिमी घाट। अब इस पश्चिमी घाट की यहाँ की चोटी से इस साइड से कोई नदी निकलेगी तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन अगर उसी यहाँ से निकलेगी तो ऐसे जाएगी, दिख रहा है ना, यहाँ से निकलेगी इस ऊंचाई के इस साइड से, पश्चिम साइड से, तो नीचे अचानक आ जाएगी और इधर जाएगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये नदियां एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती है बाबू? एस्चुरी। जो नदियां भारत में पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ आ रही हैं वो नदियां एस्चुरी बनाती हैं, जबकि जो नदियां पूरब से पश्चिम से पूरब जा रही हैं, इस साइड से इस साइड जा रही हैं, वो डेल्टा बना रही हैं, वो डेल्टा बना रही हैं। ध्यान समझना इस बात को, जो नदियां पूरब से पश्चिम साइड आ रही हैं, जैसे नर्मदा, तापी, माही, लूनी, सांबर, साबरमती, सब, ठीक है ना, ये नदियां, ये मांडवी नदी है, मांडवी नदी। सर इतनी छोटी नदी क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं कि ये मांडवी नदी के किनारे गोवा का जो राजधानी है पणजी वो है, तो पूछा गया है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है, तो आप क्या कहोगे? मांडवी नदी के किनारे है। क्लियर है? मांडवी नदी के किनारे। तो जो इधर आ रही हैं नदियां पश्चिम साइड में वो एस्चुरी बना रही हैं, और जो इस साइड जा रही हैं पूरब साइड वो डेल्टा बना रही हैं। कारण बताया जा सकता है? हाँ बताया जा सकता है। अब कारण समझो, आप देखोगे कि पश्चिमी घाट की हाइट पूर्वी घाट की हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा है, यहाँ लगभग 1500 मीटर हाइट हो जाता है, और इस साइड जाते जाते वो 100 मीटर 150 मीटर हाइट हो जाता है। जब इस साइड से नदियां, ऊंचाई से नदियां पूरब की तरफ जाती हैं तो जाते जाते इनका द्रोणी बहुत चौड़ा होता है, देख रहा हो ना, द्रोणी। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक मित्र का फोन आया था कि द्रोणी क्या होता है। द्रोणी, द्रोणी तो समझिए, एक होता है अपवाह तंत्र, जिस पहले हम बताए थे कि अपवाह तंत्र, ये नदी जा रही है तो जहां से पानी ये कलेक्ट करके लेके जाती है वो सब क्या है? अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। अब द्रोणी क्या होता है? द्रोणी का परिभाषा अगर पूछा जाए तो जल संग्रहण क्षेत्र भी कहा था द्रोणी को। मतलब एक ऐसा जगह जहां पे चारों तरफ का पानी आके कलेक्ट हो जाए, द्रोणी होता है। वो झील भी हो सकता है, समझो इस बात को, झील भी हो सकता है, वह झील भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, पोखरा भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है। अर्थात चारों तरफ से जब पानी जहां तक का आ करके और एक जगह इकट्ठा हो जाए वो क्या? द्रोणी है, वो द्रोणी है। और द्रोणी अपने माध्यम से आगे पानी को लेकर चली जाती है अगर नदी है तो ये नदियां द्रोणी भी कही जा सकती हैं। क्लियर है ना, ये नदियां द्रोणी कही जा सकती हैं। चलिए अब आती है बात एस्चुरी की और डेल्टा की। तो जब नदियां इस साइड आती हैं तो आप देखो द्रोणी में तेजी से गिरती हैं, इनका स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है, और इस साइड जाती है तो स्पीड कम हो जाता है। जब इस साइड जाएंगी और स्पीड कम हो जाएगा, मान लो कि एक बाल्टी पानी तुम कहीं गिरा दो और वो हाइट से पानी आ रहा है तेजी से, तो अपने साथ जो भी मलबा होगा उसको तेजी से लेके आएगा, आगे गिराने के लिए लेके जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे स्पीड कम होता जाएगा वो नदी अपने रास्ते में भारी भारी कणों को छोड़ती हुई जाएगी, ठीक है ना, छोड़ती हुई जाएगी। अब ऐसे ही मान लीजिए कि ये नदी ऐसे चल रही है पानी लेकर के, स्पीड यहाँ पे मान लो कि है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आकर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब आगे चल रही है तो यहाँ पे हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये नदियां विसर्पण करने लगती हैं। क्या करती हैं? विसर्पण, मतलब ऐसे ऐसे घूम घूम कर आराम से चल रही हैं। स्पीड रहेगा, जैसे मान लो कि आप बचपन में साइकिल चलाते थे तो स्कूल जा रहे हो, तो जब लेट हो रहा होता है तो साइकिल एकदम स्ट्रेट लाइन में तेज जाती है। जब उधर से आ रहे होते हैं, मतलब टाइम का कोई ये नहीं है कि कब पहुंचना है, तो साइकिल को ऐसे ऐसे जैसे मन करे वैसे चला के आगे जा रहे हो। बात समझ आ रहा है ना। तो विसर्पण कब करेगा आदमी? जब स्पीड एकदम स्लो हो जाए, आराम से विसर्पण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो नदियों का स्पीड जब कम होता है तो विसर्पण करने लगती हैं, और विसर्पण करते करते मलबा जो ढो करके लाती हैं उसको छोड़ती जाती हैं कई जगह पे। अब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में ये होगा ना कि यहाँ से गई एकदम धीरा तो कई धाराओं में बढ़ जाएगी, कई धाराओं में बढ़ जाएगी, ऐसे 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 बढ़ गई, और पानी इधर जा रहा है और यहाँ पे मिट्टी कलेक्ट हो रहा है, मिट्टी कलेक्ट हो रहा है, मिट्टी कलेक्ट हो रहा है, और इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये डेल्टा का निर्माण होता है। क्लियर है? डेल्टा किस प्रकार से? जब नदियां दूर से आए, देखो शर्त क्या क्या होती है डेल्टा का निर्माण का, नदियां दूर से आए, अपने साथ मलबा लेकर आए,
और जब उनका स्पीड स्लो हो जाए और विसर्पण करने लगे तो मैदानी इलाकों में जाते आते वो लोग अपने मुहाने तक पहुंचते पहुंचते कई धाराओं में बढ़ जाती हैं और बीच में मलबा जमा हो जाता है, वही मलबा डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो इधर से जितनी नदियां आ रही हैं, देखो ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, कावेरी है और ये वैगेई है, ये सब नदियां क्या बना रही हैं? डेल्टा बना रही हैं। लेकिन ये सेंचुरी बनाती है। तो सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी का मतलब समझिए। सेंचुरी का मतलब ये हुआ, यहां पे समझा रहे हैं इसको, कि जब यहां से कोई नदी, ये मान लीजिए कि ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ऐसे तिरछा बनाते रहे हैं, ये ऊंचाई हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं पानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई नदी चली तो मलबा अपने साथ लेके आएगी ना, मलबा तेजी से लेके आ रही है और ला करके अचानक आएगी, स्पीड ज्यादा है तो पानी में अंदर तक जाएगी, पानी में अंदर तक जाएगी और फिर पानी में ऊपर उठेगी। समझे इस बात को? पानी में अंदर तक जाएगी फिर पानी से ऊपर उठेगी। तो मलबा जो है वो यहाँ न जमा होकर के यहाँ जमा होगा। यहाँ समझो, यहाँ जाएगी, यहाँ छोड़ देगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ जमा होते होते यहाँ जाएगा। तो एस्चुरी क्या कहलाता है कि कुछ दूर पे जाकर मिट्टी का एक जल मतलब जमा हो जाए, वो क्या कहलाएगा? एस्चुरी कहलाएगा। और डेल्टा क्या कहलाएगा? जो मुहाने पे जमा हो, डेल्टा कहलाएगा। तो इस साइड की नदियां एस्चुरी बनाती है, इस साइड की नदियां डेल्टा बनाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये क्या बाबू, ये खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बना हुआ है। कौन सी नदियां? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी कहां से निकल रही है? अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक चोटी से निकल रही है और ये अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए पूरब से पश्चिम की तरफ आती है और आकर के ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद देखेंगे तापी नदी, तापी नदी। तो ये नदी भी अपने भ्रंश घाटी में ही बहती है। सतपुड़ा की पहाड़ी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या हुआ कि जो पर्वत है नहीं, पर्वत का दिखावा करता है, अर्थात दोनों तरफ, यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई, एक तरफ इधर धंसा हुआ, एक तरफ इधर, तो इधर जो धंसा हुआ है, इधर नर्मदा जाती है, इधर जो धंसा हुआ है उसमें तापी जाती है और बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखेंगे इस साइड वाला में और कुछ किस्सों देख लेते हैं। हाँ, ये मांडवी नदी है, मांडवी। तो याद रखिएगा मांडवी नदी को, मांडवी नदी का बस याद रखना है कि मांडवी नदी पूरब से पश्चिम की तरफ अपना जल गिराती हैं और उन्हीं के किनारे गोवा की राजधानी पणजी उपस्थित है। बस यही देखना है और इधर कुछ नहीं देखना है। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग और चलते हैं इस साइड के मतलब पूर्वी घाट के नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको याद होगा गंगा नदी तंत्र में कि गंगा जब बिहार से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं, जहां पर उनका नाम क्या हो जाता है बाबू? पद्मा हो जाता है, पद्मा हो जाता है, पद्मा। वहीं पे पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश से प्रवेश करने के जस्ट पहले एक धारा टूट जाती है गंगा जी की, जिसका नाम है हुगली नदी। इसका नाम क्या है बाबू? हुगली, हुगली नदी। इसका नाम क्या है? हुगली नदी है। वो हुगली नदी, वहां से एक धारा टूट जाती है, गंगा की धारा, और आकर के पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। देखो ये भी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो आप देख रहे हो कि पूर्वी घाट की लगभग सभी नदियां, जैसे ये हुगली नदी, ये क्या नाम है इसका, हुगली नदी, ये कौन सी है? महादेव, क्या नाम है इसका, महानदी, ठीक है ना, महानदी। उसके बाद से ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी और यहाँ पे वैगेई नदी। ये नदियां जो हैं वो क्या बना रही हैं? डेल्टा बना रही हैं। क्लियर है? ये नदियां डेल्टा बना रही हैं। तो हम लोग हुगली नदी देख लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर, यहाँ से एक नदी को आप ला करके जोड़े हुए हैं। तो ये जो नदी है वो दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी, दामोदर नदी। ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार है झारखंड में। तो छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? दामोदर नदी, वैतरणी नदी और स्वर्णरेखा नदी। ठीक है ना? दामोदर नदी यहाँ पे देख लो, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और वैतरणी नदी। ठीक है ना? और सॉरी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है ना? वैतरणी नदी जो है वह यहाँ से निकलती है, उड़ीसा से ही निकलती है, ये उसमें नहीं जाती है। ठीक है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी और दामोदर नदी आ करके पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुगली नदी से मिल जाती है। और यहाँ पे जो आप एक देख रहे हो पॉइंट बनाए हुए हैं, यह दामोदर घाटी परियोजना है। क्या है वो? दामोदर घाटी परियोजना, नाम सुने होंगे आप लोग, दामोदर घाटी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना, घाटी परियोजना, परियोजना।
ठीक है ना। इसी नदी पे उपस्थित दामोदर नदी पे, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद जब आएंगे तो हम देखते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी, ये किसका नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अब स्वर्ण रेखा नदी को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं बाबू, जैविक मरुस्थल, मरुस्थल, जैविक मरुस्थल। जैविक मतलब जीव जंतु, मरुस्थल मतलब रेतीला भूमि, मतलब जहां पे जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं वैसी नदी, वो कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। सर नाम देखो, नाम है कितना बढ़िया, स्वर्ण रेखा नदी, मतलब सोने की रेखा जैसे दिखने वाली नदी, इतनी सुंदर नदियां, और उसका क्या कह रहे हैं? उसको जैविक मरुस्थल। क्यों भाई? इसलिए कहते हैं कि यह रांची के पास से निकल रही है, रांची शहर के पास से निकल रही है, और यहीं पे जमशेदपुर है, इसके किनारे क्या है? जमशेदपुर है। और एक समय में इतनी सारी फैक्ट्रियां इसके किनारे लग गई कि सारा कचरा उसी नदी में छोड़ा गया। आज तो बैन है ना कचरा छोड़ना, पहले बैन था नहीं। नदी किनारे लगाओ, सारा वेस्ट जो आ रहा है उसी में फिर छोड़ दो। तो इतना वेस्ट कचरा छोड़ा गया कि उस नदी में जीव जंतु सारे मर गए, और एक भी मछली, मेढक, जीव जंतु कुछ नहीं पाए जाते हैं। इसलिए उस नदी को क्या कहा गया? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैविक मरुस्थल कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कौन है? स्वर्ण रेखा नदी। एक स्वर्ण रेखा नाम पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि पुराने जमाने में यहाँ पे सोना चांदी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता होगा। आप कहोगे नदी में सर सोना चांदी, हम तो सुने थे खदान में मिलता है। नदियों में किस प्रकार से मिलता था इसको समझो। एक परंपरा चली आती रहती है, कोई ना कोई, जैसे राजा को लड़का हुआ, अब वो गए और सोना चांदी नदी में दान कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। छठ पूजा में पैसा फेंका जा रहा है। ट्रेनें आज देखते हो कि ट्रेन जब नदी के ऊपर से निकलती हैं तो आज भी लोग पैसा निकालते हैं, सिक्का, और नदी फेंक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। आजकल के सिक्के जो है वो जिस मेटल के बने उससे पॉलिश होती है, वो मतलब वो पानी में जाकर के पानी की क्वालिटी को खराब करते हैं, जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इतना आप दानी मत बनिए कि आप नदी में पैसा फेंकिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके का परंपरा पहले था, तो सोना चांदी नदी में पाया जाता था, और इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता था। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है? आज कहा जा रहा है जैविक मरुस्थल। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया स्वर्ण रेखा, दामोदर हो गया, हुगली हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया। आप देखेंगे वैतरणी नदी को, तो वैतरणी नदी केवझर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? केवझर झील से, केवझर से, और ये आ करके और अपना जल यहाँ पे गिरा देती है। वैतरणी नदी को बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखेंगे वैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी को। तो ब्राह्मणी नदी फिर से कहां से निकल? छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, और आ करके अपना जल कहाँ गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दे रही है, ब्राह्मणी नदी, ठीक है। इसके बाद अब फिर एक इंपॉर्टेंट आ गया, जिस जो है महानदी। कौन सी है बाबू? ये महानदी, यहां लिख दे, महानदी, ठीक है ना, महानदी। अब ये महानदी जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है? तो ये भी अमरकंटक चोटी के सिंघावा पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से? सिंघावा पहाड़ी से, ठीक है ना, रायपुर जिले से, रायपुर जिले से सिंघावा पहाड़ी से ये निकलती है, और छत्तीसगढ़ को ऐसे घेर देती है। देख रहे हो ना, छत्तीसगढ़ क्या करती है? ऐसे घेर देती है। और देखो छत्तीसगढ़ की शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। यहाँ लिखा नहीं गया है, हम लिख लेना आप नोट्स में, छत्तीसगढ़ का शोक। अब समझो, शोक तो नाम दे दिए लोग, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। छत्तीसगढ़ का शोक तो महानदी है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा चीज, क्वेश्चन यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यही महानदी इसको डुबो देती है, और इतना दलदल डुबो देती है कि उसमें धान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए धान का कटोरा कहा जाता है। तो शुभ कहा जा रहा है कि हमारे लिए, हमको लग रहा है कि इसके लिए आशीर्वाद भी है कि धान बहुत ज्यादा हो जाता है महानदी की वजह से, ठीक है ना। इसी महानदी पे हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। तो आपसे पूछे हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो महानदी में है, महानदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पे है। क्लियर है। और ये आती है और उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में क्या बना रही है? डेल्टा बना रही है। उसके जस्ट बाद देख रहे हैं तो चिल्का झील, उसके जस्ट बाद में क्या पाया जा रहा है? बाद मतलब दक्षिण भाग में चिल्का झील पाया जा रहा है, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। चलिए, इसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दामोदर नदी। क्या नाम है इसका? दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी। कितना है उसका लेंथ? है 1465 किलोमीटर है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी। तीसरी सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी ये है, देखो, तुंगभद्रा। इसका नाम क्या है? वो तुंगभद्रा।
आगे आएंगे तो बताएंगे। तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा। अब आगे देखिए, इन नदियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसमें संभावना ये भी होती है कि क्या क्या इनका नाम है उससे और उनकी सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से है। तो देखिए ये निकलती है नासिक से, नासिक के त्रयंबकम पहाड़ी से, त्रयंबकम पहाड़ी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दामोदर नदी यहाँ से नासिक से निकल रही है, उसके बाद से पुणे के पास महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कौन सी, कृष्णा। पुणे के पास कृष्णा निकलती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर ये पश्चिमी घाट है, यहाँ मुंबई है, यहाँ नागपुर है, यहाँ पूना है। तो इसको जाने के लिए जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट हाइट हो गया, तो यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे नागपुर हो गया, यहाँ पे पुणे हो गया। तो सर जाते कैसे हैं, तो जाने के लिए यहाँ पे दर्रा पाया जाता है। तो मुंबई और नागपुर के बीच में जो दर्रा है उसे कहते हैं थाल घाट। क्या कहते हैं, थाल घाट। और जो मुंबई और पुणे के बीच में है, पुणे के बीच में इसे कहते हैं भोर घाट। क्या कहते हैं, भोर घाट, ठीक है ना, इसे कहते हैं भोर घाट, इसको कहते हैं थाल घाट। क्वेश्चन पूछा गया है मुंबई और नासिक को मिलाने वाली जो दर्रा है उसे क्या कहते हैं, तो थाल घाट, थाल घाट। और मुंबई और पुणे को मिलाने वाला जो उसे क्या कहते हैं, भोर घाट कहते हैं। ये दर्रा है, पश्चिमी घाट जो है वो बहुत ऊंचाई पे है, ऐसे करके पार नहीं हो पाओगे, तो ये क्या बन जाता है, उसमें दर्रा बना हुआ। क्लियर है, थाल घाट भोर घाट यहीं पे है। चलिए, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, नासिक के पास से निकलती है, त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है और आगे जाकर के अपना जल ये गिरा रही है और उसके नीचे यहाँ पे क्या कर रही है, डेल्टा बना रही है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा। अच्छा, डेल्टा अगर कहीं बन रहा है तो उसका क्या फायदा है सर, डेल्टा बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ डेल्टा होता है वहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। डेल्टा सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये चीज ध्यान रखना। उसके नीचे एक झील है कोलेरू झील, इंपॉर्टेंट है, एक नीचे झील है कोलेरू झील। अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं तो ऊपर से आने वाली वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये चार को तो याद रखना। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये किसकी सहायक नदियां है, दामोदर नदी की, ठीक है ना। उसको देखें तो मंजीरा, भीमा ये वाला है, मंजीरा बस याद रखना, ठीक है ना, इस साइड से। अब देखेंगे कि जो महाबलेश्वर की चोटी से निकल रही है कृष्णा नदी, इसका नाम क्या है, कृष्णा नदी। ये कौन सी थी, दामोदर नदी। ये कौन सी है, कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। अच्छा, दामोदर नदी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा, ठीक है। अब कृष्णा नदी देखते हैं कि कहां से निकल रही है, महाबलेश्वर चोटी से निकल रही है और ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। अब ये तुंगभद्रा एक बार पूछा था कि नाम क्यों है, तो ये दो शाखाओं से मिलकर बनी है, एक को कहते हैं तुंगा, एक को कहते हैं भद्रा। तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पे एक और इसका नाम है भीमा नदी और एक है मूसी। तो भीमा और मूसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। इसी मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, हैदराबाद शहर स्थित है, ठीक है। और ये भी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या कभी पूछ दे कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है और उसमें दे दे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा, तो कौन सा मारेंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा, चारों में से कौन सा होगा आप बताइए, एस्चुरी, ठीक है। चलिए, तो ये कृष्णा हो गया। इसके बाद देखेंगे पेन्नार नदी, तो ये कोलार से निकलती है। कोलार क्या है, वो कर्नाटक में जो सोने का खान है वो कोलार है, ठीक है ना। तो वहीं से निकलती है नदी और जाकर के अपना मुहाना बनाती है, कोई भी ये डेल्टा वगैरह नहीं बनाती है। क्लियर है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ये है कावेरी। चलिए, लाइट थोड़ा सा कट गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे कावेरी नदी को, ठीक है। तो कावेरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की गंगा है। क्या है वो, गंगा है। और गंगा क्यों कहते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर उसकी पूजा हो रही है तो जब तक उसकी महत्ता नहीं रहेगी उसकी पूजा नहीं होती है। जैसे हम लोग सूर्य को देवता मानते हैं, भगवान मान के पूजा करते हैं। आपको पता है कि सूर्य एक स्टार है, तारा है, लेकिन पूजा क्यों किया जाता है, इसलिए कि हमारे जीवन में उसका महत्व है। अगर सूर्य निकलना बंद हो जाए तो सबकी जीवन दशा क्या हो जाएगी, वहीं पे स्थिर हो जाएगी, इसीलिए पूजा होती है। इंद्र की पूजा होती है, वर्षा हो न हो तो जीवन क्या हो जाए, समाप्त हो जाएगा।
तो किसी का भी अगर पूजा हो रहा है तो उसका जीवन में जो पूजा कर रहा है ना, उसके जीवन में उसका महत्व है। अगर भी आज आप भी अगर पूजनीय बनना चाहते हो तो आप भी किसी के लिए उपयोगी बन जाओ, आप पूजनीय हो जाओगे। ठीक है, अब ये मत कहना कि लोग फायदा उठा लेते हैं, फायदा सबका उठाते हैं। देवता जो होता है ना, उसका ही फायदा लोग उठाते हैं। भगवती करते हैं कि सर इस बार हमारा नंबर बढ़िया आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, आएंगे और मतलब अष्टजाम कराएंगे आपके यहाँ, और जब होगा तो कहते हैं अगली बार चढ़ाएंगे या अगली बार कराएंगे। तो फायदा सबका उठाते हैं, बस वो लोग क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे गंगा को, ये कावेरी को गंगा क्यों कह दिया गया, उत्तर भारत में गंगा माता क्यों है। कारण यह है ना कि गंगा को आप देखोगे तो बहुत बड़े भाग में भारत में लोगों को जीवन देती है, अर्थात सिंचाई करती है गंगा। दक्षिण भारत में गंगा इसलिए कहता है कि दक्षिण भारत की जितनी नदियां ये देख रहे हो ना, सब नदियां सब मानसून वाहिनी होती हैं। जब वर्षा होता है तो बहती हैं, फिर सूख जाती हैं। लेकिन एकमात्र नदी कावेरी जो वर्ष भर क्या होती है, जल से भरी रहती है। कारण क्या है, कारण यह है कि ये मानसून से भरी होती है। जब पश्चिमी घाट से ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इधर बारिश होता है और ये नदियां लबालब भर जाती हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो इधर बारिश पश्चिमी मतलब विक्षोभ से नहीं आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो नहीं भरती हैं। और इस साइड आपको बताए ही थे ग्लेशियर पिघलता है। लेकिन सर यहाँ पे कैसे आ जाता है, तो आप देखोगे कि उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है और यहाँ पश्चिमी ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए ऊपर आता है, तो अपने अंदर क्या करता है, ये मॉइस्चर ले लेता है, नमी ले लेता है और आ करके इस भाग में वर्षा कर देता है। इस भाग में वर्षा होता है। पूछा जाता है कि कहाँ पे वर्षा होता है, क्या कहोगे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा होता है, उत्तर और पूरब मानसून से। और यही कारण है कावेरी नदी जल से भर जाती है और वर्ष भर जल से भरी रहती है। इसीलिए दक्षिण भारत का इसको गंगा कहते हैं। अच्छा, बूढ़ी गंगा किसको, दामोदर नदी को, और गंगा किसको, कावेरी को। ये ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंगा दामोदर नदी और गंगा कौन सी, कावेरी नदी। क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे तो ये कहां से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कर्नाटक से, और ये बहते हुए, अच्छा कावेरी जल विवाद, इसी नदी के पानी को लेकर के 3 राज्यों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। कौन कौन से राज्य है, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न राज्यों में से किन किन राज्यों में कावेरी जल विवाद है, तो कौन कौन सा कहोगे, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से। सर कर्नाटक केरल क्यों, इसकी सहायक नदियां जो हैं, सहायक नदियां कर्नाटक से निकलता है तो कर्नाटक कहता है हमारा अधिकार है, तमिलनाडु में जाकर गिरता है तमिलनाडु कहता है हमारा अधिकार है, केरल कहता है कि हमारी तरफ से सहायक नदियां लेके जाती हैं, अर्थात अपवाह तो इसका कहां तक, द्रोणी कहां तक है, हमारे राज्य तक है, तो हमारा भी इस पर क्या होगा, अधिकार होगा। तो इसलिए इन 3 राज्यों में इसका डिबेट, इसका झगड़ा चलता रहता है। ठीक है ना। तो चलिए, ब्रह्मगिरी चोटी से निकली और जाकर कहा, तमिलनाडु में अपना जल गिरा दी। क्लियर है। अब देखेंगे हम आगे कि एक नदी है जिसका नाम है वैगई नदी। कौन सी नदी है, वैगई नदी। तो वैगई नदी कार्डामम पहाड़ी से, कार्डामम पहाड़ी, आप लोग पहाड़ जो हम पढ़ाए तो उसमें याद किए होंगे, इधर जो पहाड़ी आ रही है उसमें अन्नामलाई पहाड़ी है, वहीं पे कार्डामम पहाड़ी है। कार्डामम पहाड़ी को क्या कहते हैं और क्या नाम देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कार्डामम पहाड़ी को और क्या नाम देते हैं, चलिए बताए थे, इलायची पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी। इसी कार्डामम पहाड़ी से ये नदी निकलती है और इसी नदी, वैगई नदी के किनारे मदुरई शहर है। ये वैगई नदी, छोटी नदियों को तभी पढ़ाया जाता है जब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो उसका, मतलब क्वेश्चन पूछा गया हो तभी पढ़ाया जाता है, नहीं तो बड़ी नदियों को ही पढ़ा कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। मदुरई मतलब प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध एक शहर था मदुरई। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये वैगई नदी पे स्थित है। ठीक है, वैगई नदी पे। अच्छा, मदुरई आज कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कार्डामम पहाड़ी से वैगई नदी निकलती है, मदुरई इसके किनारे पे है और जा करके पाक जल संधि में अपना जल गिराती है। कहाँ पे गिराती है वो, पाक जल संधि। यहाँ से क्या क्या देखने को मिल गया सर, यहाँ देखिए मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिल गया, मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिल गया। ठीक है ना, पाक जल संधि आपको देखने को मिल गया, और क्या देखने को मिला, खंबात की खाड़ी देखने को मिला, कच्छ खाड़ी देखने को मिल गया। ठीक है ना, सुंदरबन डेल्टा आपको देखने को मिल गया, ये झील आपको देखने को मिल गया, ये एस्चुरी समझने को मिल गया, डेल्टा समझने को मिल गया। सिर्फ नदी आप अगर याद करोगे लिख करके तो ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। और जब मैप से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो आपको, लेकिन शुरू से अगर वीडियो आप देख रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ साथ में आपको मैप बनाते चलना है और बना करके खुद पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते रहेंगे तो वो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है ना, आपको मैप बनाना है, आपको अपना नोट्स बनाना है और उस नोट्स का रिवीजन करना है।
और तब आप फाइट करने लायक हो जाओगे। हम ये नहीं कह रहे फाइट कर जाओगे, फाइट करने लायक हो जाओगे। केवल वीडियो देखोगे, यहाँ भी देखोगे, वहां भी देखोगे, तब फाइट तो छोड़ो, मतलब क्या बताएं, एग्जाम बाद ही पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये वैगेनी नदी होगी। उसको सब मन्नार की खाड़ी में एक नदी आती है, इसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी ये भी कार्डामम पहाड़ी से निकलती है, ताम्रपर्णी नदी, और जाकर के अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है। तो पाक जल संधि भी कहाँ पे है? यहाँ पे है। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तमिलनाडु का ये वाला पार्ट टोटल जो डेल्टा से बना हुआ है, किससे? वैगई नदी की, कावेरी नदी की डेल्टाओं से ये बना हुआ है, ऊंचा हुआ है। इस पार्ट को क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन कौन बताता है इस पार्ट को क्या कहते हैं। जो तमिलनाडु का ये वाला पार्ट, उठा हुआ पार्ट आपको दिखता है, जैसे ऐसे आया सीधा, ये भी ऐसे चला था सीधा, देख रहा हो ना? ये उठा हुआ पार्ट है जो डेल्टा से बना हुआ निर्मित है, मतलब मिट्टी से बना हुआ निर्मित है। ये किस पार्ट को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारी नदियां हो गई। इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध है महानदी पे, ठीक है ना? हीराकुंड बांध है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे, किसके सहायक नदी है? हुगली नदी है। अच्छा, गंगा नदी फाइनली जब बंगाली खाड़ी में जाती है तो उसका नाम क्या होता है? गंगा नदी जब फाइनली बंगाली खाड़ी में जाती है तो उसका नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, डेल्टा हो गया, एस्चुरी हो गया, यहाँ देख लेते हैं। ये हमारी नदियां हो गई, हुगली हो गई, दामोदर हो गई, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगेई, ताम्रपर्णी, ये सब नदियां हो गई। ठीक है ना? अच्छा, बंगाल का शोक किसे कहा गया? दामोदर नदी को। देखिए, बंगाल का शोक किसे कहा गया? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को? क्वेश्चन पूछे हैं, किस नदी को? कोसी नदी को। और छत्तीसगढ़ का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। ठीक है ना? छत्तीसगढ़, हालांकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ महानदी की वजह से ही है। तो ये हमारा नदियां वाला जो वीडियो है वो लगभग कंप्लीट हो गया। हम उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां बता दिए। आप उसको 2-3 पेज में नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। हम भौतिक उसका वर्णन कर लिए हैं, अपना पहाड़, नदी, पहाड़ वगैरह देख लिए, नदी देख लिए। अब अगला वीडियो जो लेके आएंगे, कल लाइव जो लेके आएंगे, उसमें मिट्टी देख लिया जाएगा। तो भूगोल का जो पार्ट जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और समझने वाला है, उसको हम लोग लगभग देख रहे हैं, और 3 से 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी। इसलिए कि देखिए, अगर आपको डर लग रहा है ना कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप एक काम करो, हम जो बता रहे हो वही करो। आप 2-3 चीजों का नोट्स अपने पास लेकर रखो। पहला, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स अपने पास पेज में बना कर रखो। ठीक है ना? उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद बायोलॉजी का, उसके बाद करंट अफेयर का। 4 पार्ट आपको 70 प्लस पहुंचा देगा, 120 में 70 प्लस पहुंचा देगा। अगर आपको और आगे निकलना है कि इसमें सर हमसे कंट्रोल नहीं होगा, तो आगे संविधान है, ठीक है ना? संविधान है, मीडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री है, ये सब है। और एकदम कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट का मतलब ये हुआ कि जब आप नोट्स बना के पढ़ोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, इतना हमारा तैयार हो गया। आप देखते होंगे कि अगर जिनका नोट्स नहीं बना है उन लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कितना तैयार हो गया? पढ़ने को तो बहुत सारा पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग कभी पिक पे आते हैं, मतलब कभी उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमको तैयार है, और तुरंत डाउन हो जाते हैं। अचानक ऐसा लगेगा हमारा कुछ तैयार ही नहीं है। इसलिए कि मतलब जैसे कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति को भगवान आशीर्वाद दिए कि तुम सुबह सूर्योदय के बाद दौड़ो, जैसे ही सूर्य उदय हुआ दौड़ना स्टार्ट करो, और सूर्यास्त के पहले तक ऐसे कलेक्ट कर लो, मतलब घेरा बना लोगे, उतना जमीन तुम्हारा। वो व्यक्ति लालची था, लगा दौड़ने, और सूर्य को देख रहा था कि दोपहर हो गया, 2 बज गया, 3 बज गया, भागते जा रहा था। जब बात आई कि घेरा बनाना है ना, जैसे मान लो क्या कहा गया था, ऐसे करके सीधा चले जाओगे तो जमीन एक भी नहीं तुम्हारा, जब जा करके रिटर्न आओगे तब जमीन तुम्हारी। अब वो रिटर्न आने लगा, देख सूर्यास्त होने वाला था, बहुत दूर निकल गया था दौड़ते दौड़ते, रिटर्न आ रहा है, जाते जाते सूर्यास्त होने से पहले ही गिर के मर गया। क्यों? इसलिए कि इतना ज्यादा दौड़ चुका था ना कि वो समराइज नहीं कर पाया। एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही होता है, आप दौड़ना स्टार्ट करते हो, यहां से भी थोड़ा पढ़ लिए, यहां से पढ़ लिए, ये कोचिंग, वो नोट्स, मतलब पूरा। लेकिन जब पूछा जाता है ना अंतिम में समराइज कितना हुआ है, कॉन्फिडेंस कहां से है, तो पता ही नहीं चलता। उस नोट से कुछ पढ़े थे, उस नोट से कुछ पढ़े थे, सब नोट्स पढ़ो, लेकिन अपना नोट्स तो बताओ कहां, जहां तुम समराइज कर पाओगे। और अगर समराइज नहीं कर पाओगे तो उस व्यक्ति के जैसा ही हाल होगा जब एग्जाम आ जाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। पढ़े तो बहुत, लेकिन एग्जाम में गए, भूल गए। जब क्वेश्चन आएगा ये हम कहीं देखे थे, और ऑप्शन में आएगा क्या, ई ऑप्शन, मार दिए गलती, निगेटिव मार्किंग भी ऊपर से दबा दिया। आपको अपनी तैयारी को अब समराइज करने का समय है।
30 दिन समय बचा हुआ है, मात्र 30 दिन। अंतिम जो 1 हफ्ता होता है ना, वो तो मतलब क्या होता है, अगर तैयारी अच्छी है तभी घबराहट होगी, नहीं है तभी भी घबराहट होगी, परेशानी होगा। तो आज से भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स बनाइए और तैयार कीजिए, कम पढ़िए। जैसे कोई कह रहा है ना कि हम तो पूरा भारत का जीव जंतु याद कर लिए हैं, कहाँ पे कौन सा नृत्य होता है याद कर लिया। अरे छोड़ दो उसको, याद करने दो, वो अपना याद किया है। हम जितना नोट्स अपना बनाए हैं, ये अपने पास कॉन्फिडेंस रखो, जो नोट्स हमारे पास है, जो हम याद किए हैं, जो हमारा तैयार है, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कि वो फलाना ये तैयार कर लिए, फलाना ये तैयार कर लिए, अरे फलाना फलाना का छोड़ दो, अपना देखो कहाँ तक एकदम कंठस्थ तैयार है तुम्हारा। जो नोट्स है तुम्हारा उसको बार बार रिवीजन करो और करंट अफेयर पे फोकस कीजिए आप लोग आज से ही, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले में। भारत के मतलब भारत की जलवायु पढ़ेंगे तब मिट्टी पढ़ेंगे, इसलिए कि जलवायु प्रभावित करेगा मिट्टी को। तो कल पढ़ेंगे हम लोग भारत की जलवायु, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है कि 1 घंटे का लाइव क्लास हो जाए, लेकिन मजा आएगा कल वाले क्लास में। उस जलवायु से क्या होगा, वर्षा, मानसूनी हवाएं, ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आज हमको उम्मीद है कि बढ़िया क्लास रहा होगा आपका। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप कमेंट करते हो तो हमको भी अच्छा लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।